नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है। जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया है। आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है, जिसको लेकर आपको बताएं कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर हो चुका है। AK-47 समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं। 3 जवान और एक नागरिक भी इसमें जख्मी हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया। इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया गया है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में हुआ है। मारे गए आतंकी का जो नाम है वो निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दरअसल इलाके को घेर लिया है। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया है। आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। पंजाब के मानसा जिले में बीते 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के अज्ञात हमलावरों ने कई गोली दागकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पंजाब की सियासत का जो माहौल है वो गर्म देखा जा रहा है। सिद्धू को लगातार मिल रही धमकियों के बीच इस पूरे मामले को लेकर CBI की जांच की मांग की जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आपको बताएं कि आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ जाएंगे, जहां पर आज शाह से मुलाकात सिद्धू मूसेवाला का परिवार करेगा। इसके अलावा सिद्धू की हत्या की जांच के लिए CBI से जांच कराने की मांग की है। फिलहाल आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ और पंचकुला के दौरे पर जा रहे हैं, जिसमें दौरान वो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। मूसेवाला के पिता गृह मंत्री अमित शाह से अपने बेटे की हत्या की जांच CBI से कराने की मांग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त हो चुकी है। कानपुर झड़प में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इसके अलावा संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। पुलिस टीमों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा बेकनगंज थाना क्षेत्र में आपको बताएं कि संवेदनशील इलाकों में यह ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा हिंसा से जुड़े 30 वीडियो अब तक पुलिस को मिले हैं, जिसमें बेकनगंज थाने में 3 FIR दर्ज की गई हैं।
40 नामजद और 1000 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज है। जी हाँ, इसके अलावा जफर हयात हाशमी के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष है जफर हयात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कि कानपुर में जो हिंसा 2 पक्षों में हुई है, इसको लेकर सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं, क्योंकि सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर जो आरोपी पाए गए हैं गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात कही है, साथ ही साथ उनकी संपत्तियों को भी जब्त करने के आदेश सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून PSC को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहां के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी। कानपुर नगर के एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है थोड़ा काम स्थिति कंट्रोल में है मैडम। 1 मिनट, अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के CP साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन करेंगे। कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान समय अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है।
चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। अमित शाह का आज पंचकुला दौरा है, जिसमें पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन शाह करने वाले हैं। आज शाम करीब 7:30 बजे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन अमित शाह करेंगे, जिसमें 13 जून तक एक खेल उत्सव चलेगा। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 8,500 एथलीट इसमें भाग लेने वाले हैं और ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 7,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामनाथ कोविंद का आज गोरखपुर दौरा है, जिसमें दोपहर करीब 12:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। इसके अलावा गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में वो शामिल होंगे, तत्व विवेचनी का लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ गीता प्रेस परिसर में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे राष्ट्रपति, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 5 जून को संत कबीर नगर राष्ट्रपति जाने वाले हैं और आज गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आज बिहार दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर मनसुख मंडाविया जाने वाले हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में मनसुख मंडाविया हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आज से 2 दिवसीय दौरे पर मनसुख मंडाविया हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों में स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्या और पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने बयान देकर कश्मीर से हिंदुओं का पलायन रोकने की केंद्र सरकार से मांग की है। वहीं पार्टी ने इस मुद्दे पर आगामी 5 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हो रहे पलायन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है उसे पूरा देश चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि एक पलायन 1990 के आसपास हुआ था और ये दूसरी बार है जब कश्मीर में पलायन हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र राजधानी गैरसैंण की जगह अब देहरादून में 14 जून को होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सत्र का स्थान और उसकी तारीख बदल दी है। सरकार ने विधानसभा सत्र गैरसैंण में 7 जून से कराने का निर्णय किया था। इस पर परिवर्तन का प्रमुख कारण बीच सत्र में राज्यसभा चुनाव, चारधाम यात्रा पर भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्था का दबाव और सभी जिलों में चल रही पुलिस भर्ती को माना जा रहा है। वही विधानसभा सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 14 जून मंगलवार से 20 जून सोमवार तक देहरादून विधानसभा भवन में आहूत किया जाएगा। तो विधानसभा सत्र को लेकर आपको बताएं कि 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र देहरादून में ही शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके पहले सरकार इसे गैरसैंण में कराने की बात कर रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने राज्य सरकार को घेरने का भी काम किया था। निशाना धामी सरकार पर साधा गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से समय और जगह को चेंज कर दिया गया है, तारीख बदल दी गई है। प्रदेश सरकार ने सत्र का स्थान और तारीख बदल कर आपको बताएं कि अब गैरसैंण में 7 जून से करने का निर्णय लिया था इससे पहले। और इस परिवर्तन का प्रमुख कारण, हालांकि आपको बताएं कि राज्य में राज्यसभा चुनाव, चारधाम यात्रा पर भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्था का दबाव और सभी जिलों में चल रही प्रमुख
पुलिस भर्ती को माना जा रहा है। पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। जी अजय, अब 14 जून से देहरादून में ही सत्र कराया जाएगा, क्या कुछ खास जानकारी इसको लेकर? देखिए, विधानसभा का बजट सत्र है, काफी महत्वपूर्ण सत्र है और इस बजट सत्र में प्रदेश के विकास को लेकर के तमाम जो रणनीति है वो प्रदेश सरकार की ओर से तैयार की जा रही है और 14 जून से 20 जून तक के लिए बजट सत्र का समय निर्धारित किया गया है और देहरादून विधानसभा में ये सत्र आयोजित किया जाएगा। इससे पहले बजट सत्र गैरसैंण विधानसभा में कराने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन चूंकि इस समय चार धाम यात्रा चल रही है और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से बनाने में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गैरसैंण में अभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और वहां पर तमाम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुलिस फोर्स काफी संख्या में चारों धामों में यात्रा मार्गों पर है और यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर गैरसैंण में विधानसभा सत्र होता तो तमाम ऐसे कार्य हैं वो प्रभावित होते और अब देहरादून में प्रदेश सरकार ने विधानसभा का बजट सत्र कराने का फैसला किया है और इसको लेकर के सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजभवन से इस पर अनुमति मिल गई है और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद से अब इस विधानसभा के लिए विधिवत तरीके से जो पूरी तैयारी है वो की जा रही है और 14 जून से यहाँ पर विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की शुरुआत होगी और इसमें बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल। तो अजय, जिस तरीके से हालांकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो पहले से ही गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर सरकार पर हमलावर रही हैं, अब ऐसे में जब बजट सत्र होने वाला है, ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम विपक्ष यहाँ पर करने वाली है? देखिए लता, विपक्ष का काम सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का होता ही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, इन सारे कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर ली है और इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा गैरसैंण भी है, क्योंकि गैरसैंण जन भावनाओं से जुड़ा विषय है और उत्तराखंड में गैरसैंण को काफी महत्व दिया जाता है और गैरसैंण को प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ऐसे में विपक्ष की ये कोशिश रहेगी कि गैरसैंण के मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जाए और गैरसैंण को लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले बजट सत्र गैरसैंण में कराने का फैसला किया गया था और उस पर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अचानक बाद में सरकार ने तमाम दलीलें देते हुए अब गैरसैंण की जगह देहरादून विधानसभा में सत्र कराने का फैसला किया है। तो ऐसे में विपक्ष की ये कोशिश रहेगी जनता तक ये संदेश जाए कि विपक्ष चाहता है कि गैरसैंण को पूरा महत्व दिया जाए, गैरसैंण के विकास को लेकर के विपक्ष चिंतित है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह से कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार गैरसैंण को गैर ही रहने देना चाहती है। गैरसैंण के विकास को लेकर के कोई कदम प्रदेश सरकार नहीं बढ़ाना चाहती है। ये विपक्ष की ओर से कोशिश की जाएगी और सदन से लेकर सड़क तक गैरसैंण को भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर वाकई। और ऐसे में देखने वाली भी बात होगी कि आगामी जो सत्र होने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब धामी सरकार जब चंपावत से जीत चुके हैं, ऐसे में एक नया उत्साह, नया जोश साफ तौर पर विधानसभा में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में चुनाव में हार की समीक्षा आज अखिलेश यादव करने वाले हैं, जिसमें सुल्तानपुर के चारों हारे प्रत्याशी आज लखनऊ पहुंचेंगे। समीक्षा बैठक में बताएंगे कि क्या कुछ हार का कारण रहा। समीक्षा बैठक में लम्हुआ, सदर, कादीपुर और सुल्तानपुर विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक के बाद लोकसभा चुनाव 2024 की स्ट्रैटेजी को लेकर भी खास रणनीतियां बनाई जाएंगी।
चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने संतों के साथ ये ऐलान किया है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे। 71 लोगों के साथ बताएं कि मस्जिद परिसर में पूजा करने की बात संत समाज ने की है। जिला प्रशासन ने पूजा करने की अनुमति नहीं दी है। सुरक्षा शांति व्यवस्था को लेकर हाउस अरेस्ट उन्हें किया गया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र की पुलिस आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर सतर्क है। विद्या मठ के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जहां पूजा अर्चना का प्रयास किया गया तो इस पूरे मामले को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये डीसीपी का कहना है। आपको बताएं कि वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर मंदिर है या मस्जिद, अभी इस मामले में कोर्ट से फैसला आना बाकी है। इसी बीच अब काशी में ज्ञानवापी परिसर में अभिषेक का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इसको लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने संतों के साथ आज परिसर में पूजन करने का ऐलान किया है। वहीं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने श्रेष्ठ नाम की एक योजना लॉन्च की है। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने श्रेष्ठ स्कीम और कश्मीर में टारगेट किलिंग के मुद्दे पर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की तरफ से छात्रों के लिए श्रेष्ठ नाम की एक नई स्कीम आज लॉन्च की गई है। क्या वो स्कीम है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है। सर, जो श्रेष्ठ स्कीम छात्रों के लिए शुरू की गई है, किस तरीके के फायदे छात्रों को मिलेंगे और जो 8 साल मोदी सरकार के हो रहे हैं उस पर क्या कहें? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 8 वर्षों में हर मंत्रालय ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों का पीछे जो सोच रहा है हमारे समाज का, जो लाभ वंचित समूह है, उस लाभ वंचित समूह को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से किस तरह से उनको बराबरी के स्तर पर लाना, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस दृष्टि से काफ़ी काम किए हैं। और आज अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए श्रेष्ठ योजना के माध्यम से एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित जो छात्र चयनित होकर आएंगे उन छात्रों को श्रेष्ठ स्कीम के माध्यम से वो पढ़ाई निजी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उन प्रतिष्ठा प्राप्त आवासीय विद्यालयों में जहाँ एक उनके रहने की, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी विद्यालय के शुल्क, सारी चीज़ें वो सरकार देगी। सर, कश्मीर में हालात लगातार तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, जो टारगेट किलिंग है उसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सरकार कितनी चिंतित है और जो दहशतगर्द वहां पर दहशत फैलाना चाहते हैं, जो खासकर कश्मीरी पंडित है उनको वहां से पलायन कराना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? देखिए, सरकार पूरी तरह से, पूरा देश एक देश है, कश्मीर से केरल तक, वो देशवासियों को कहीं पर भी रहने का अधिकार है। सरकार वहाँ पर रहने वाले लोगों की चिंता के लिए पूरी तरह से सजग है। और सरकार के ही द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसमें धारा 370 और 35 को समाप्त किया गया, उसके बाद से लोगों के मन में एक विश्वास का भाव आया। तो वो जो शक्तियाँ पहले राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहती थी, उनमें बड़ी मात्रा में उस पर नियंत्रण लगाया गया और बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई और बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी कम भी हुए। अब इस तरह की घटनाओं को आगे बढ़ाकर वो देश को कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे, क्योंकि इन समाज के देश के द्वारा प्रारंभ किए गए निर्णयों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पहल प्रारंभ की गई हैं, कश्मीर में रहने वाले लोगों को विश्वास है कि उसमें पूरी तरह से उनको संरक्षा प्रदान करने का और एक देश श्रेष्ठ भारत के भाव को पूरा करने का काम अगर कोई कर सकता है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ईडी ने राहुल गांधी को आज फिर समन भेजा है और कांग्रेस इस पर बौखलाई हुई है। सर, कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये थे मेरे साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, जो ये कहते हुए कि कश्मीर में जो ऑनर किलिंग हो रही है वो सिर्फ दहशतगर्द फैलाने वाले आतंकियों की घबराहट है और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया जा रहा है कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को लेकर कि सरकार
उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, नोएडा। मोदी चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।